एक से बढ़कर एक नेता हमारे देश में है। मैं कुछ नेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करता हूं। एक नेता है सर लालू प्रसाद यादव। हर नेता का भाषण देने का अपना अंदाज है। मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर उतारूंगा। पीछे तक जितने लोग बैठे, जितने मन से आप सुनेंगे, मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। कोरोना के बाद हम अभी चार्ज होने की पोजीशन में हैं। आपकी तालियां और आपका आशीर्वाद है जो हमें चार्ज कर सकता है। बस जितने मन से आप सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। एक नेता है सर लालू यादव। क्या भाषण देते हैं वो, बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं वो। एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया। लड़के ने एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला भाई साहब 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। 9वीं फेल विधायक बन गया भाई साहब। एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं उनको। सिद्धू जी का भाषण आपने सुना ना, कितना लंबा लंबा भाषण देते हैं वो। मैं और सरीन जी हम लोग लाफ्टर चैलेंज 3 में थे। सिद्धू जी को सामने बैठना होता था, हम लोगों को जोक सुनाना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपको पता है, एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, देखता हूं कौन कौन लोग समझेगा। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, बहुत लंबा भाषण देते हैं, एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया सर, एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। भाई तू रह नहीं दे। एक से बढ़ के एक नेताओं का स्टाइल है। लेकिन सर एक नेता ऐसे ढूंढे मैंने जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 जनरेशन बीत के नेता बोल क्या रहे हैं, बताओ कौन? मुलायम सिंह जी। हाँ भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आता। अभी उनके जन्मदिन में गए थे हम, सैफई में प्रोग्राम किया था उन्होंने नवंबर में, किसी को समझ में नहीं आता सर। अच्छा मुझे तो क्या, उनके बेटे को समझ में नहीं आता। अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा भाई साहब कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे झंडा, हमारी गोली चली, लहू बननी है, ड्राइव हमें लेके चली गोली, राहुल ने मरवा दिया। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। हमारे मेरा है उत्तर प्रदेश चली, हमारी गोली लिखी पहननी है, हमारे ड्राइव लेके चली, मैं राहुल ने मरवा। मैं पिताजी को ले आया भाई साहब बुला के, मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हो। फिर शुरू हुए, हमारे उत्तर प्रदेश चली गोली हमारी पेन लिखे जितने हमारे राहुल ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा दे। किसी को समझ में, मोदी जी को समझ में नहीं आया, पूरे देश को समझ में नहीं आया कि मोदी जी के कान में उन्होंने क्या कहा था। ये कि हर किसी नेता का अपना अंदाज है। एक दो मैं नेता आपको, 1-2 आवाजें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपको लगेगा कि कभी आपने शायद कभी किसी के मुंह से ना सुनी हो ऐसी आवाजें। एक आवाज है बहुत प्रसिद्ध, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। सुना है आपने भाई साहब राजनाथ सिंह जी का भाषण? उनके हाथ देखे हैं जी आपने? ऐसे 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 भाई साहब, अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हो। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है वो। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी आपके इस होली के उत्सव में आ गए हो तो पीछे तक मुझे तालियां चाहिए। जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं, सुनिएगा राजनाथ सिंह जी कैसे भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को हमने यह स्पष्ट कह दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं। भाई साहब मेरे सपने में आए थे राजनाथ सिंह जी। मैंने कहा ये बताइए मोदी जी पीएम बन गए, पीएम तो अडवाणी जी को बनना चाहिए था, मोदी जी कहां से? राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया, जवाब अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैंने कहा मोदी जी कैसे बन गए? अडवाणी जी को बनना चाहिए था। जहां तक प्रश्न प्रधानमंत्री का है तो मैं समझता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही बनना था। वह तो कुर्सी के काफी करीब चले गए थे, परंतु 56 इंच की दूरी रह गई।
ये सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अंदाज है, लेकिन एक आवाज़ है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़। मोदी जी का भाषण भाई तो सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। हाँ, मैंने देखा है ओमान, दुबई में कितने कितने मुस्लिम कंट्रीज में भी गया, वहाँ भी मोदी जी का भाषण सुनते हैं। पाकिस्तानी लोग भी सुनते हैं भाई साहब लाइन लगा के। अच्छा, उनको तो सुनना भी चाहिए भाई, जब कोई अनाउंसमेंट होगी तो उनके ऊपर ही तो होगी। अभी मोदी जी ने भारत से धारा 370 हटाई, आप सबने देखा, हम सबने देखा। हमारा सर किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम कवि हैं, हमें जो दिखता है वो लिखते हैं, जो गलत दिखता है उसको गलत लिखते हैं, जो सही दिखता है उसको सही लिखते हैं। कवि का काम खाली ये नहीं है कि किसी कोई गलत बात पे उसको लठ मारना, नेताओं के ऊपर व्यंग के माध्यम से, किसी सही बात का सपोर्ट भी होता है। धारा 370 हटी, राष्ट्रीय मुद्दा था, इतने वर्षों की तपस्या के बाद ही हटी है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, क्योंकि मैं हास्य कवि हूं, मैं बहुत वीर रस की कविता लिख नहीं पाता। चौथी पंक्ति में आपको लगे कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है तो मुझे तालियों से बताना, हमारा कोई लेना नहीं, जैसा दिखा वैसा लिखा है। धारा 370 हटने के सपोर्ट में सुनिए। कश्मीर का पूरा इतिहास है, कश्मीर में कैसे नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया, वहां पे कैसा क्या 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 वहां कर्म कांड हुआ, सबको पता है। मैंने 4 पंक्तियों में पूरे कश्मीर का इतिहास बताया है, आप सुनिएगा। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। इसमें आखिरी पंक्ति जो है अंग्रेजी की है, सुनिए भाई साहब। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। 70 सेकंड में खत्म। तो मोदी जी अगर आपके इस मॉर्निंग वॉकर्स एंड जॉगर्स क्लब में आते और आप सबको संबोधित करते, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ऑन द स्पॉट कि अगर मोदी जी आते तो बिल्कुल शायद यही बोलते। सुनिएगा सुनिएगा भाई। अच्छा, आज मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज जो है महिला दिवस भी है। कितनी बड़ी बात है, मैं मोदी जी की ही मिमिक्री कर रहा हूं। मैंने सर इसका बहुत पालन किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई भाई, ना करवा के किसी के लिए तो बचा ही रहा हूं। तो मोदी जी अगर आते तमाम महिलाओं को, हमारे भाइयों को संबोधित करते, सुनिएगा। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के सबसे उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, कान्हा की नगरी में मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या बात है। मॉर्निंग जॉगर्स एंड वॉकर्स क्लब का शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। क्या बात है। ज्यादा मोटा हो गया क्या? अच्छा, मोदी जी मेरे सपने में आए थे सर पिछले दिनों। उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तमाम महिलाओं ने उसका दंश झेला है। सारी महिलाओं को चोटी काट के ले गया था कोई, पता है आपको? चोटी कटवा गैंग आया था। भाभी जी आज तक नहीं पता किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करने गई, यही नहीं पता लगा काटी किसने। मोदी जी मेरे सपने में आए, पता है ना, थे ना भाई साहब, चोटी कटी थी ना, तो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जैसे इन्होंने ही काटी सबकी। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने पूछा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा? पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल आए। आपको लगी वो दोनों लोग इस टॉपिक पर यही बोलते तो पूरा आनंद लेना होली का। पहले मोदी जी ने पूछा, फिर केजरीवाल से पूछा। सुनिएगा, मोदी जी ने भाषण दिया, सबकी चोटियां कौन काट के ले जा रहा है? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। क्या बात है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना हो तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे भाई साहब केजरीवाल जी आ गए। आपको लगे पॉइंट, कोमा, फुल स्टॉप के साथ वो बिल्कुल ठीक यही बोलते तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। केजरीवाल जी से पूछा, भाई साहब सबके चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी,
ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा और कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजा, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है वो, गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सर का त्रिपाल उड़ गया। इधर थोड़ा शोर कम कीजिए प्लीज, जितना हो सके। चुपचाप जाइए और खा के निकल जाइए बिना डकार मारे, बस शोर बिल्कुल भी ना करें इधर। ये सब क्या है, नेताओं का मामला। एक दो आवाजें और मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव, लेकिन आप लोग थोड़ा मन से थोड़ा जुड़ के सुनेंगे। और भीरू गौरू भाई देखो, फिर आपने अच्छा वो पिचका दिया सोफा वो वाला, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरअसल क्या है कि इन्होंने, इनका सारा ध्यान मुझे पता है किधर है। गौरू भाई का वो कभी उधर से देखते हैं फिर कभी उधर से कई लोगों की आदत होती है, वो कुल्फी को चारों तरफ से चाट के खाते हैं, पता नहीं कहां से मजा आ जाए। और बस आप बैठे रहो, बीच में आप उठो मत, क्योंकि आप उठते तो लगता है कि एक साथ 10 आदमी उठ गए हो, तो भीड़ भाड़ सी लगती है बहुत। बस दोनों भाइयों की आदत एक सी है। हाँ नहीं, दोनों की एक सी है। मैं तो विमल जी जब भी कभी कभी सम्मेलन कराते हैं मेरे पास आते हैं, बोले भाई साहब एक तो मेरी गौरी मिश्रा से बात हो गई है, हाँ, एक श्वेता सरगम से बात हो गई है, हाँ, दीपक सैनी और रमेश मुस्कान से आप बात कर लो। वाह भाई वाह, बहुत भैया उनसे क्या बात हुई? नहीं वो मैंने सब सेट कर दिया है, हाँ। और विमल, लेकिन साहब अच्छा विमल बीच में कोई नहीं उठेगा। विमल जी भी क्या करें, विमल जी भी क्या करें? विमल जी की पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, विमल जी की पत्नी इतनी सुंदर और सुशील है, लेकिन आदमी की तो आदत है ना, घर में स्ट्रॉबेरी हो पड़ोस की शकरकंदी खाएगा भैया। बहुत अच्छा। नहीं मैं विमल जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि लिफाफा वो ही देंगे। विमल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, भाभी जी उनसे अच्छी हैं, माता जी उनसे भी अच्छी हैं जी। नहीं बख्श दिया सर, विमल जी हमारे बहुत अच्छे हैं। एक बार तालियां बजाए, थोड़ा माहौल डिस्टर्बेंस हो गया है। जिन लोगों को अभी खाना बंद हो जाएगा, पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, हमारी बात हो गई है। पीछे जाके सिर्फ खाली पत्तल का मुंह देख के आपको फिर वापस पत्तल जैसा मुंह लेके बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग बैठे रहे, कविताओं का आनंद ले। खाना तो आपको घर पे भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। 1500 का टोकन दिया है आपने, हम भी खाना वेस्ट नहीं करने वाले, पैक कर करके भर भर के देंगे आपको। मैं बहुत अच्छी अच्छी मिमिक्री आपको सुना रहा हूँ। एक और आवाज़ आपको सुनाता हूँ एक्सक्लूसिव, आपने कभी किसी कलाकार के मुंह से नहीं सुनी होगी। आनंद लेना जितने भाई मेरे बैठे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज़ सुना है आपने? अमित शाह जी की आवाज़ कभी किसी के मुंह से सुनी है? मिमिक्री कभी नहीं सुनी? मैं हिम्मत कर रहा हूँ यार, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। अमित शाह जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं। वे जब मंच पे आते हैं तो मोदी जी भी खड़े हो जाते हैं मनी मन में। अमित शाह जी अगर आते और वो कैसे भाषण देना शुरू करते हैं, भाई साहब सुनिएगा। अमित शाह जी का अपना अंदाज है भाषण देने का, बहुत पॉपुलर अंदाज है। वो कैसे भाषण देते हैं, पहली बार आप किसी कलाकार के मुझे सुनेंगे, अच्छी लगे सेम लगे तो मुझे बताना, मजा लेना। अमित शाह जी, देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। इटालियन चश्मा चढ़ा। अच्छा, उनको भाई साहब कभी सम्मेलन में बुला लिया किसी ने? अब नेताओं का तो कहना है स्क्रिप्ट रटी हुई होती है, ये बोलना है रैली, उस रैली में भी वही बोलना है, उस रैली में भी वही बोलना है। अब कवि सम्मेलन में फंस गए, स्क्रिप्ट वही चल रहे, तो उन्होंने उस रैली को कवि सम्मेलन में कन्वर्ट किया अमित शाह जी ने। देखिए पहले सोनिया मनमोहन जी की सरकार थी, कवि सम्मेलन होते थे, ये आलिया मालिया जमालिया कवि सम्मेलन में घुस जाते थे और तालियां नहीं बजाते थे। अब वक्त बदला है, मोदी जी की सरकार है, कवि सम्मेलन होते हैं, अगर कोई ताली नहीं बजाता है तो हमारा कवि उसके घर में घूस घूस के कविता सुना कर आता है। ये अपना अंदाज है भाई साहब, स्टाइल है। एक और आवाज का जिक्र किया हमारे सरीन साहब ने, पिछले दिनों बहुत पॉपुलर एक मेरा वीडियो हो गया था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। राकेश टिकैत जी की आवाज सुनिए आपने, मिमिक्री उनकी कभी? भाई साहब बहुत जबरदस्त भाषण उनका था। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की। अच्छा, उनसे कुछ भी पूछो, भाई साहब क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे। पिछले दिनों मेरे सपने में आ गए भाई साहब, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, पाकिस्तान से हार गई, न्यूजीलैंड से भी हार गई।
तो टिकैत जी सपने में आए, क्योंकि वही चल रहे थे टीवी पे सारा दिन, तो मेरे सपने में वही आ गए। मैंने भाई साहब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, पूरा करेंगे आंदोलन, आंदोलन करेंगे। मैंने जी कहाँ करोगे? ये करेंगे आईसीसी के घर के बाहर करेंगे। मैंने कहा जी आईसीसी, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहां करेंगे, उसके घर के बाहर करेंगे। मैंने कहा जी क्या करोगे? मांग करेंगे, मांग, आंदोलन की मांग। मैंने क्या मांग करोगे आईसीसी से? मांग करेंगे कि ये दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ। हाँ ये दोनों हारे हुए मैच दोबारा करवाओ और रन रेट का कानून बनेगा। रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? रन रेट का कानून बनेगा। और बहुत बारीक बात है, आपको समझ में आया तो मुझे बताना। एक और मांग करेंगे, क्रिकेट में एक और बदलाव होगा। मैंने कहा जी क्या करोगे? अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी से बात करता है वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जिससे अंपायर की बात होती है? किससे बात करता है अंपायर? उसकी जांच होगी, आंदोलन करेंगे, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। आंदोलन करेंगे भाई, आंदोलन करेंगे। अंदाज अपना स्टाइल है। आपने इतने सारे कवियों को बुलाया है। भाई साहब कवि सबसे भयंकर प्राणी होता है, कवियों को कभी लाइटली मत लेना। मुझे याद है कवि बीमार हो गए तो डॉक्टर साहब देखने आए, उन्होंने नब्ज देखी, बोला 2 घंटे का मेहमान है, बचा सकते हो तो बचा लो। बीमार कवि की पत्नी कमरे में आई, बोली डॉक्टर साहब हमारा बेटा जरा बाहर गया हुआ है, बड़ा वाला, वो आ जाए इनसे मिलने, फिर भले ही चले जाए। बोला नहीं, केवल 2 घंटे का मेहमान है। अब बीमार कवि का दोस्त कमरे में आया, बोला मेरा दोस्त है, मैं बात करूंगा, सब बाहर चलो। बंद कमरे में देखना बीमार कवि और उसका दोस्त। दोस्त बोला यार जो कविता लाल किले पे सुनाई थी ना, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे सुना दे। बीमार कवि में करंट आना शुरू हुआ, उसने कविताएं सुनानी शुरू कर दी। 4-5 घंटे के बाद बड़ा बेटा भी आ गया। सबने दरवाजा खोल के देखा, बीमार कवि तो कविता पढ़ रहा है, दोस्त मरा पड़ा है। तो कवियों का तो ये हाल है जी। और लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और कुंवारे कवि के भाई साहब अलग आनंद है। इन्होंने बताया कि ये हो गया, वो हो गया, हमारा सजना बलमा, ये वो बताया। कुंवारे कवि के जो आनंद है ना भाई साहब, वो शादीशुदा कवि को प्राप्त ही नहीं है। एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, जिनको आनंद आए मुझे बताना कि ऐसा ऐसा होता है। सरीन साहब सुनिएगा, आप शायद पहली बार सुना। मैं जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब ये 1 2 का 4 भी कुंवारा ही समझ सकता है, कोड वर्ड है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। देखना आदमी, कुंवारा आदमी क्या क्या भोग सकता है। जब सो जाऊं, शादीशुदा का नहीं होता, जब वो कहेगी तभी सोना पड़ेगा। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लात चलाऊं, कोई नहीं जो टोके। नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके। किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और एक और विशेष बात जो सिर्फ कुंवारे कवि को या कुंवारे व्यक्ति को ही नसीब है भाई साहब, देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, सुनो भाई शादीशुदा कवियों, आपको समझ में आएगी, इस पंक्ति का महत्व समझ में आएगा। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। शादीशुदा में तो सुबह मिलेगा लिफाफा ही मिलेगा भाई साहब खाली। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं। इसको या इसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। लेकिन होनी तो है ही ना भाई साहब। लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन। अपनी तो ये सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। और आखिरी पंक्ति में, क्योंकि कविताओं में मैसेज होता है ना, इसमें मैसेज भी है, दर्शन भी है। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। बहुत मन से आपने कविता को सुना है, कविताओं की नगरी है। एक छोटी कविता और सुनाता हूं सर। कवियों की क्या हालत है, आप किसी को ये बताओ कि मैं कवि हूं तो सामने वाले का रिएक्शन चेंज हो जाता है भाई साहब। कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, चतुर्वेदी जी उधर चले गए, तो चले जाते लोग, थोड़ा बदलाव आ जाता है। जो आप खास करके नई पीढ़ी जो है, युवाओं में, यूथ जो 15 साल के बच्चे हैं, वो सारा दिन कच्चा पक्का बादाम कर रहे हैं, वो उनको पोइट्री से और इन सब चीज़ों से हट गया। आप किसी को बताओ कि मैं कवि हूं तो सामने वाले का रिएक्शन देखना क्या होता है। कवियों पे आपको हंसाता हूं। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी,
उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति, वह मूर्ति मुझे एकटक घूरती। तभी वो आदमी बोला, जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पर शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूं, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। वो मुझे घूर के बोला, मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझ कर आ गया था। लीजिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूं एक छोटी सी कविता और सुना दूं। मेरा मन है, इतने मन से आप लोग कविताओं को सुन रहे हैं, एक ऐसी कविता आपको सुनाता हूं और ऐसे विषय पे सुनाता हूं, ऐसे विषय पे आपको हंसाता हूं जिस पर आपने बहुत कम सुना होगा, और वो विषय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम लोगों ने नेताओं पर बोला, पुलिस पर बोला, कवियों पर बोला, कवित्रियों पर बोल रहा, सब पे बोला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोलता नहीं है। मीडिया अगर हमारे देश में ना होता तो बहुत सी चीज़ों से हम लोग शायद महरूम रह जाते, हमें बहुत चीज़ें पता ना चलती, देश में दुनिया में क्या हमें पता नहीं चलता। मैं आपको उस विषय पे कविता सुना रहा हूँ, और मैं देश के हर चैनल पे आता हूँ, चाहे वो आज तक हो, चाहे कोई भी चैनल हो, उसके बावजूद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर कविता सुना रहा हूँ तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए और मेरा हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन एक कवि सम्मेलन का ये मंच है जो शायद तब से चल रहा है जब ये चैनल वैनल तो छोड़िए, दुनिया में पहला अखबार भी कभी नहीं छपा होगा, तब से कवि सम्मेलन की परंपरा है। तो मैं उस परंपरा को निभाते हुए सबसे अच्छी कविता आपको सुना रहा हूँ। पंडित जी सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, और आपको लगे कि बिल्कुल मैंने व्यंग ठीक किया है तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ चीज़ ऐसे दिखाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी रूस का युद्ध दिखा रहे हैं, 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिसाइल चलेगी, ऐसी ऐसी खबरें दिखाते हैं, भाई साहब आदमी डर जाता है। 55 मिनट के बाद टैंक चलेगा, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। ये रशिया और रूस की इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। मेरे सपने में आया था वो यूक्रेन का राष्ट्रपति, बोला क्या करूं, मैंने कुछ मत कर, अपने टैंक में पतंजलि का शैम्पू डाल के चला दे। हाँ, मैंने कहा ये रूस ही भगा देगा भाई, रूस के साथ ही तो युद्ध हो रहा है उसका। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको सुनाता हूं, एक कोई घटना हो जाए, किसी भी घटना पर वो न्यूज दिखा सकते हैं। पंडित जी बीच में उठ के जा रहे हैं, इस बात पर भी वो 11 दिन न्यूज दिखा सकते हैं, पंडित जी क्यों गए। अब देखना वो एक घटना घटती है तो कैसे कैसे उसको बेचते हैं। सुनिएगा भाभी जी, बहुत मन से आप सब लोग सुन रहे हैं। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह घटना है, कहीं भी हो सकती है। अब अलग अलग चैनल्स अपनी अपनी पैकेजिंग करके बेच रहे हैं। एक पंक्ति की कविता सुनाता हूं, पंडित जी ने कहा कि कुछ साहित्य सुनाओ, तो एक पंक्ति का व्यंग है, पूरी कविता एक पंक्ति में है, पूरा साहित्य एक पंक्ति में है। जो लोग समझ जाएंगे वो मुझे बताएंगे कि मीडिया में ऐसा होता है। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर कहा। एक पंक्ति पे कविता टिकी है, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, यह कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम, या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अभी तक का अपनी प्रस्तुति का सबसे बारीक व्यंग आपको दे रहा हूं, जो समझ जाए मुझे बताना कि मीडिया में ऐसा भी होता है। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर,
जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? क्या बात। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकोड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकोड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ज्यादातर तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये उधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो ये है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे, शायद नहीं पनप पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।